चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास। ठीक है। हमने चैप्टर 6 पूरा वाइंड अप कर लिया है। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट चैप्टर में काउंट होता है और बहुत सारे बच्चों के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट मोस्ट चैप्टर है पूरे 12th का। ठीक है, जिनकी मैथ्स एवरेज भी है उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगता है। ठीक है, जिनको मैथ्स से नफरत है, ठीक है, जो कुछ लोगों को होती है, ठीक है, क्यों होती है नहीं पता लेकिन होती है, तो उनको इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो एक डेरिवेशन से करनी है जो हमने डिस्कस की थी कि इसके अंदर एसी जनरेटर के अंदर। ठीक, तो पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन उसका, और फिर हम जो है इस चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखो, जैसे मान लो कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो रेक्टेंगुलर कॉइल इस फील्ड के अंदर घूम रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कॉइल को प्लेस करोगे तो फील्ड की वजह से उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है और वो घूमने लगती है। ठीक है, तो जब वो उस पर घूमेगी तो क्या होगा, अगर इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट आएगा, करंट पास किया और ये घूम रही है। ठीक है, दो चीज होती है, करंट पास करोगे तो घूमेगी, या उल्टा बोलो घूम रही है तो क्या होगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगी। दोनों तरीके पॉसिबल हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक मैग्नेट थी, वो मतलब एक कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। ठीक है, कैसे घूम रही है ये नहीं पता, घुमाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, डायनामो जो हम बोलते हैं, या मान लो एक हमारे पास टरबाइन है, उस पर पानी गिर रहा है, पानी गिरने से वो घूम रही है, तो वो घूमेगी तो उस कॉइल का क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कितना फ्लक्स बदलेगा वो हमें निकालना है। ठीक, तो फ्लक्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला था बी ए और कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला फ्लक्स का। थीटा क्या होता है, कितना वो एंगल, मतलब थीटा यहाँ पे है, किसके बीच का एंगल, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इस सरफेस पे नॉर्मल कहाँ आएगा, इस कॉइल पे लेट्स से ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल है वो कितना है हमारे पास, थीटा। बट ये फिक्स नहीं है, वो घूम रही है ये, तो जब ये घूमेगी तो बार बार जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, चेंज होगा। एक मोमेंट पे जब ये हमारे पास कॉइल है, ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, एक मोमेंट पे। बट अगर एक कॉइल टर्न होती रहेगी, घूमती रहेगी, तो थीटा क्या होगा, बदलेगा। और मैंने मान लिया, मान लो एक कॉइल घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो थीटा और ओमेगा के बीच का रिलेशन होता है, ओमेगा आता है थीटा बाई टी। तो थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, ओमेगा टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर एक टर्न है, एन टर्न्स होंगी, आगे क्या लग जाएगा, एन। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। डेरिवेटिव करो, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी चैप्टर 6 के अंदर सेकंड क्लास के अंदर किया था। ठीक है, बस वहां पे हमें ऑलरेडी फील्ड गिवन थी जो वेरी कर रही है, मैंने चेंज मतलब मोशन किया है उससे वेरी कर रही है। डेरिवेटिव क्या होगा, एन बी ए बाहर, कौन बताएगा, कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, माइनस आएगा, कांस्टेंट बाहर, और साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा, और साथ में क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ आ गया। एन बी ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, साइन के आगे का पार्ट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मतलब ये जो वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज साइन के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, वेरी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कैसा वेरिएशन है, साइन फंक्शन, इसको बोलते हैं साइनोसोडल वेव, या कोसाइन वेव भी बन सकती है, साइन के रिस्पेक्ट में बदल रही है। तो सेम एक्सप्रेशन आता है वोल्टेज का, और सेम एक्सप्रेशन किसका आएगा, करंट का। इसी को हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो मुझे ये एक्सप्रेशन जो है पूरे चैप्टर में यूज करना है, 7 चैप्टर के अंदर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, शॉर्ट में एसी बोलते हैं।
एसी वोल्टेज, एसी करंट, ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, पूरा बोलोगे एसी वोल्टेज तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज तो थोड़ा मीनिंगलेस सा हो गया। एसी मतलब ऐसी चीज जो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है वो सीखना है। तो आज की हमारी जो क्लास है बहुत फंडामेंटल से क्लास है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक चीज सीखनी है सबसे पहले, कि साइन फंक्शन कैसे काम करता है। मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन थीटा, और बोला कि साइन थीटा का ग्राफ बनाओ क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, ये ग्राफ सिखाना भी बड़ा मतलब मशक्कत वाला काम होता है साइन थीटा का। ये साइन कर्व है, ठीक है। जब आप बनाओगे अब ये साइन कर्व आप एकदम मस्त हक दोगे, ठीक है। ये जो है ये साइन कर्व नहीं है, ठीक है। ये जो है ये साइन कर्व नहीं है, ठीक है। ये ये तीनों साइन कर्व नहीं है जो बच्चे पेपर में बना के आते हैं। ये नहीं है साइन कर्व। साइन कर्व ये क्यों नहीं है, साइन कर्व की बेसिक पहचान ये होती है कि एक पॉइंट पे एक ही लाइन, जैसे मान लो आप किसी भी मोमेंट पे लाइन ड्रॉ करो तो ये लाइन एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रही है, सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है साइन फंक्शन। यहां पे क्रॉस की एक पॉइंट को, हर जगह कहीं भी क्रॉस करोगे एक ही पॉइंट को क्रॉस करेगी। लेकिन यहां सोचो, यहां से लेके यहां तक सेम ही आ रही है वैल्यू, ये साइन फंक्शन नहीं है। अब बनाओगे ऐसा, बनाते हैं बच्चे ऐसा पेपर के अंदर, ये भी गलत है। सिमेट्रिक होता है जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये भी गलत है। ट्रायंगल नहीं होता साइन, ठीक है। 12वीं क्लास का बच्चा पेपर के अंदर ये पहला जो स्टेप है साइन फंक्शन ड्रॉ करना, उससे वही नहीं होता। मतलब आगे तो छोड़ ही दो, इक्वेशन क्या आएंगी क्या बनेगी छोड़ दो, ये साइन फंक्शन ही ड्रॉ नहीं होता उनसे। तो जब तक आप साइन फंक्शन ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपकी जो इमेज है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे एकदम गधे वाली आपकी इमेज आएगी कि पूरा साल पढ़ने के बाद, पूरी 11वीं पढ़ने के बाद, पूरी 12वीं पढ़ने के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद वो साइन कर्व ड्रॉ ही नहीं कर सकता। ये सबसे बेसिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं पेपर के अंदर। तो पहली चीज तो ये कि आपका जो साइन कर्व है वो सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें तो बाद में होंगी। तो साइन फंक्शन ये है सिमेट्रिक, बनता नहीं है। बनने का तरीका क्या, आप ट्राई कर सकते हो वैसे ही, कि बनाने से पहले हमेशा जब भी ड्रॉ करना है बनाने से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो सिमेट्रिक, कि आपका फंक्शन इसी के बीच में रहेगा। एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लो, तो इधर और इधर, ठीक है। तो ट्राई करोगे तो आप ये साइन फंक्शन जो है वो सही से ड्रॉ कर पाओगे। चलो ठीक है, पहला स्टेप हमने कर लिया कि हमें साइन फंक्शन ड्रॉ करना आ गया। फिर क्या होगा, वाई है साइन थीटा, तो ये एंगल है थीटा, और ये हम अभी यहाँ पे वाई है, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है -1 से +1 के बीच में। साइन थीटा वेरी करता है -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस ग्राफ पे ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ये +1 है, ठीक है। ये +1 है, और जो लोएस्ट वैल्यू है ये कितनी है। साइन फंक्शन हमेशा +1 और -1 के बीच में होता है। इसका हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये थीटा मैंने एंगल के रिस्पेक्ट में अभी ड्रॉ किया है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में साइन जहां मैक्सिमम होता है वो एंगल आता है π/2। ये एंगल है पाई, ये एंगल है 2π, और जहां वो मिनिमम है वो आता है 3π/2, और ये कितना है 0। तो मुझे ये पता होना चाहिए साइन फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा, कहाँ पे 0 होता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होती हैं हमें, जैसे साइन एन पाई, साइन एन पाई कितना होता है 0, मतलब साइन 0, पाई, 2π, 3π, 4π एंड सोन, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना आएगा 0, तो 0π, 2π, 3π एंड सारी वैल्यू कितनी आएंगी 0 आएंगी। तो ये साइन फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में।
बट मैंने अभी पीछे लिखा यहाँ पे कि थीटा को तो मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही सेम फंक्शन मैं टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको टाइम में लिखूंगा तो एक चीज और ऐड हो जाएगी इसके अंदर, जब मैं इसको टाइम में डिफाइन करूंगा। ये एक साइकिल है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके इसको बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल का जो टाइम होता है वो होता है टी, फुल टाइम वो टी है। अगर यहां से लेके यहां तक टी है तो हाफ कितना हो गया, कितना हो गया? तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, t/2। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू देखो ये t/2 है, तो ये आधा कितना होगा, ये इतना t/4, t/2, और ये पूरा t। तो कोई बोले एक साइन फंक्शन को जीरो से मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगता है, क्या बोलोगे? साइन फंक्शन का मैं लूं, कोई बोले इस y को जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्या बोलोगे? कितना? t/4। कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक का टाइम लगेगा। कितना टाइम है वो, t/4। तो यहां से लेके यहां तक t/4। कोई बोले मैक्सिमा से मिनिमा जाने का टाइम क्या होगा, सोचो। देखो साइन फंक्शन में एक्चुअल में ये हर एक पोर्शन t/4 है। ये t/4, t/4, t/4 प्लस t/4 कितना हो गया, t/2, t/4, t/4। बोला मैक्सिमा से मिनिमा का टाइम, ये t/4 और ये t/4 कितना हो गया, t/2। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइम वाले कि इस वैल्यू पे कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट है, तो वहां पे हम इस टाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये टाइम वाला पोर्शन? तो या तो साइन थीटा लिख देंगे, या मैं अगर इसको लिख दूं ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी लिखा है तो टाइम आएगा, थीटा लिखा है तो क्या आएगा, एंगल आएगा। तो दोनों में हम अप्रोच कर सकते हैं, या तो थीटा के अंदर या टाइम के अंदर। इस एक्सिस पे थीटा भी आ सकता है, थीटा आएगा तो पाई वाई चलेगा, टाइम आएगा तो फिर टी चलेगा। तो कभी मुझे थीटा यूज करना पड़ेगा, कभी मुझे टाइम, और कभी मुझे दोनों यूज करने पड़ेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो हम देखेंगे हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, बस ये ध्यान रखना ये मत ड्रॉ करना। ठीक है, ये बहुत घटिया तरीके हैं साइन फंक्शन ड्रॉ करने के। ओके, यहाँ तक ठीक है, बहुत बेसिक सी बात की हमने। अभी हम चलते हैं साइन ओमेगा टी कर्व के ऊपर। ठीक, तो मान लो मैं ये कर्व दोबारा बनाता हूं और मुझे दे रखा है जो y है वो है साइन ओमेगा टी, और मैं इस साइन ओमेगा टी को ड्रॉ कर देता हूं। हमसे भी कई बार गलत बनता है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही बनाते हैं। ठीक है, वो तो फ्लो फ्लो में हो जाता है। एक तो अभी इस पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ गलती हो जाती है, बोर्ड पे तो एकदम मस्त बनता है एकदम। ठीक है, यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, लेकिन मैं तो बिल्कुल बहुत मतलब ट्राई ही करूंगा कि कभी गलत ना ही हो, क्योंकि ये तो नोट्स है ना, ये तुम पूरा साल पढ़ोगे। जब मैं ही गलत बनाऊंगा तो फिर तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट करो तुमसे कि तुम सही बनाओगे। तो यहाँ तो हम बढ़िया ही बनाने की कोशिश करेंगे। ओमेगा टी, अब टी लिखा है यहाँ पे, तो पूरा टाइम कितना हो गया ये इतना सा टाइम जो है, ये टाइम कितना है, t/4, ये टाइम t/2, और ये टाइम, एक साइकिल का टाइम t, आधे का t/2 और उससे आधे का t/4। तो ये जो ओमेगा होता है एक फुल साइकिल के रिस्पेक्ट में, देखो वैसे ओमेगा होता है θ/t, तो जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक साइकिल की बात करता हूं, एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर, रिवोल्यूशन के अंदर, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना था, 2π। कितना एंगल था, 2π। तो मैं थीटा को मान सकता हूं क्या, थीटा को मान सकता हूं मैं 2π, और एक साइकिल का टाइम कितना है यहाँ पे, t। तो ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है 2π/t के। ठीक, तो अब देखो यहां से एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन, या फाइंड द टाइम टू गो फ्रॉम 0 to
मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए? फॉर वाई। क्वेश्चन में वाई गिवन है, वाई दे रखा है 5 कुछ और साइन, ठीक है, क्या माने, हम मान लेते हैं 100, लेट से 100 पाई टी। कुछ y दे रखा है 500, मतलब साइन 100 पाई टी, और बोला है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताओ जीरो से मैक्सिमम जाने का जो टाइम है वो कितना होगा। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। जब मैं इसको इस चैप्टर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इस y की जगह वर्ड यूज करूंगा करंट वोल्टेज, वो यूज करूंगा। अभी मैंने करंट वोल्टेज नहीं पढ़ा तो मैंने अभी y मान लिया कि जीरो से मैक्सिमम का टाइम क्या लगेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो जीरो से मैक्सिमम का टाइम कितना है? t/4। तो बेसिकली मुझे t/4 निकालना है, तो मुझे t चाहिए। t कैसे निकालूंगा? ओमेगा टी। जो भी t के साथ में, स्मॉल t के साथ में, वो क्या है? ओमेगा है। तो बताओ यहां से ओमेगा कितना आएगा? यहां से ओमेगा कितना आएगा? तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t। ये कितना हो गया? 100 पाई, पाई कैंसिल, 2 से काटा 50 पे, तो यहां से t कितना आएगा? 1/50 सेकेंड। तो जीरो से मैक्सिमम का टाइम कितना आएगा? जीरो से मैक्सिमम का टाइम कितना आएगा? वो आएगा टी डैश मान लेते हैं, वो आएगा t/4, मीनिंग 1/4 ऑफ 1/50। कितना आएगा? ये आएगा 1/200 सेकेंड। तो इतने टाइम के अंदर जो वैल्यू है वो जीरो से मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम से जीरो, इसका डबल कर दोगे तो क्या आएगा? मैक्सिमा से मिनिमा। ये मैक्सिमा वैल्यू है और ये मिनिमा वैल्यू है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, कि हमें साइन फंक्शन जो है वो रीड करना आना चाहिए। एक साइन फंक्शन के अंदर 3 चीज होती हैं, ठीक है। चलो अभी 3 में से टाइम तो है ही, 2 बोल देते हैं। आगे यहाँ 5 भी आया हुआ है, यहाँ 5 नहीं था, यहाँ तो 1 था आगे, क्योंकि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और सीखते हैं, इसी चीज को कर दें पेस्टन। ये तो सब बेसिक बातें हैं सारी की सारी। अब देखो आगे, अच्छा बीच में हमें एक पेज और चाहिए होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या सीखेंगे? हम सीखते हैं कि मान लिया जो y है मेरे पास पहले sin x था, तो मैं लिख सकता हूं इस sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? -1 से +1। बोले अगर sin x की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है, तो बताओ अगर y 3 sin x है तो 3 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर मुझे sin x का पता है तो मैंने इसी का ही यूज किया, इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? मुझे 3 sin x चाहिए था। तो जब 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा -3, 3 sin x, ये y डैश मान लेते हैं, और ये क्या आएगा? +3। तो जो y डैश है, y डैश कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -3 से +3, ठीक है। अगर वो बोले कि y जो है वो sin x है और इसकी कुछ वैल्यू है, इसका मैक्सिमा जो है वो +1 है, और जो मिनिमा है वो क्या है? -1। बोला y sin 2x है, तो बताओ क्या होगा? साइन 2x का मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? क्या आएगा? +1 और -1, कुछ नहीं बदलेगा। अगर साइन 2x रखा तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी या बदल जाएंगी वैल्यू? सेम आएंगी वैल्यू। तो साइन 2x के लिए भी मैक्सिमा कितना आएगा? +1। बट अगर वैल्यू सेम है तो इस 2 ने क्या चेंज किया? प्लॉट कैसे करेंगे इसको? इस चीज को प्लॉट कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे या समझाओगे कि साइन 2x ने क्या चेंज किया? ठीक है, तो मान लिया ये मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास था पहले साइन। लग रहा है सिमेट्रिक है या नहीं लग रहा?
नहीं लग रहा, थोड़ा सा बहक गया। अब सही है, बेटर देन बिफोर। ठीक है, नहीं ना, अच्छा नहीं है। कोई नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, जब तक हम सही नहीं बनाएंगे तब तक हम करते रहेंगे, ये ठीक है, ये हम चला लेंगे। ओके। ये साइन एक्स का था, ये +1 और ये -1। जब साइन 2x हुआ, जब ये आगे का एंगल बढ़ता है, तो एंगल बढ़ने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। फ्रीक्वेंसी डबल होने से मतलब क्या है कि जितने टाइम में ये एक चक्कर लेगा, एक साइकिल लेगा, उतने ही टाइम में कितने लेगा ये, दो। कितने लेगा ये, दो साइकिल लेगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, वो ये है कि इसने जितने में इसने एक कवर किया है, ये कितने कवर करेगा, दो कवर करेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, मतलब इसको इतने पॉइंट में दो कवर करने हैं। ये डिफरेंस आया, जितने में इसने एक कवर किया, इसने कितने कवर कर लिए, दो। तो अगर यहाँ 3x लोगे, तीन। 100x लोगे, जितने में ये एक कवर कर रहा हो उतने में क्या करेगा ये, 100 कवर करेगा। तो उस ऐप पे जाना, डेस्मोस ऐप, मैंने पहले ही बताया था। डेस्मोस ऐप है ग्राफ समझने के लिए, इससे बढ़िया ऐप नहीं है कोई। ठीक है, इस ग्राफ पे जाओ, साइन एक्स डालो, साइन 100x डालो, दोनों को देखो, अपने आप डिफरेंस में आ जाएगा। मतलब यही सेम चीज है, वो जो प्लॉट वो डायरेक्ट प्लॉट कर देता है। ठीक है, अगर इसी में मुझे प्लॉट करना होता, लेट से सेम क्वेश्चन के अंदर कि लेट से ये y1, ये y2 और y3 है 2 sin x। तो 2 sin x का मतलब क्या हो गया, टू, अगर 3 sin x की वैल्यू -3 से +3 है, तो 2 sin x की वैल्यू क्या आएगी, ये +1 था, तो कहां पे, +2 से -2। तो दो कलर हो गए, कौन सा कर लें। तो 2 sin x कहाँ होगा, मतलब इसी पॉइंट पे जाएगा, बस वैल्यू कहाँ जाएगी, इसकी वैल्यू इधर आएगी, +2 से -2। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, दिख रहा है ब्लू कलर, नहीं ना, क्या ले, रेड कलर ले। ऑरेंज तुमने यूज कर ही लिया है ना, ग्रीन भी कर लिया है, रेड ले लेते हैं। वैसे तो वाइट भी यूज कर सकते हैं, पर ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ गया। साइन एक्स, 2 sin x एंड sin 2x, तीनों में डिफरेंस है। मतलब ये जो आगे की वैल्यू है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, स्पेशली साइन एक्स और कोसेक्स के अंदर, वैसे साइन एक्स कोसेक्स की बात करते हैं, आप फिजिक्स में देखोगे मोस्टली जो फंक्शन यूज होते हैं वो साइन एक्स और कोसेक्स ही आते हैं, समाओ अपने आप ही वही आते हैं। क्यों, साइन एक्स और कोसेक्स सिर्फ ऐसे दो फंक्शन है जिसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा तो बाकी चार फंक्शन बचे, वो किसी ना किसी एंगल पे पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। तो वो एक रियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करते, जिसका मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ साइन और कोस है, और फिजिक्स में समाव अपने आप ही वही निकल के आती हैं। ज्यादातर आप क्वेश्चन देखोगे तो अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तुम्हें साइन और कोस ही निकल के आएगा। आप चेक करो, इतने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, सब में ही निकल के आते हैं मोस्टली। तो किसी फंक्शन में जो आगे की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बहुत बेसिक सी वैल्यूज थी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद कि अरे यार फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, एक पेज हमें और लेना पड़ेगा। अब एक चीज देखो कि जैसे मान लो मैं बनाऊं कि ये करंट है और ये टाइम है, और मैंने और फिर सेम किया, ये करंट, ये टाइम, और ये करंट, ये टाइम, और कुछ ग्राफ बनाए हमने। पहला ग्राफ बनाया ये, सेकंड ग्राफ ये, ठीक है, थर्ड ग्राफ,
तुम सीखो ना सीखो, मैं तो सीख ही जाऊंगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे, बोर्ड पे प्रैक्टिस है, उस पर प्रैक्टिस है, एक्सपी पेन पे। अब इस पे भी सीख जाएंगे एक साल में, है ना। फ्लो फ्लो की बात है। तो क्वेश्चन बोला है, बताओ इनमें से कौन डीसी है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलोगे। ये ए, बी और ये सी, क्या बनेगा, क्या बनेगा। सी वाला एसी है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो प्लस माइनस दोनों होती है। ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसा बोलते हैं कि जो डीसी होती है, डीसी का नाम आता है यूनी डायरेक्शनल, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। एसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, जो दो डायरेक्शन में एक साथ फ्लो करती है, जिसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं होता, अल्टरनेटिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, पहला क्या लग रहा है, कांस्टेंट करंट है, सिर्फ प्लस है, तो ये क्या है, डीसी करंट है। पहला क्या है, डीसी। ये चेंज हो रही है, तो क्या आएगा, एसी या डीसी। ये क्या आएगा, एसी या डीसी, सोचो। ये डीसी है, एसी है। बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये जो है वो एसी है क्योंकि चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज होना जरूरी नहीं है कि वो एसी होगी। एसी का मतलब है करंट जो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है, वो प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कांस्टेंट डीसी। यहां से लेके यहां तक आते हुए करंट जो है हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये भी डीसी है। लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज वेरिएबल डीसी। वो कांस्टेंट डीसी है और ये क्या है, वेरिएबल डीसी, लेकिन है तो डीसी। और ये क्या है, प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है, तो ये क्या बन गई, एसी बन गई। तो हमें इस चैप्टर में जो डील करना है वो ऐसी करंट को डील करना है जो प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया। चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा था वहां पे हर क्वेश्चन में, मतलब मोस्टली क्वेश्चन के अंदर यही था कि एक बैटरी है, वो बैटरी या सेल जो है वो एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो डीसी ही काउंट थी, एक ही डायरेक्शन थी। जब बैटरी यूज करते हैं तो डीसी का सिंबल ऐसे आता है, बैटरी एक दिखाओ, मतलब एक सेल दिखाओ या मोर देन वन सेल दिखाओ, तो वो डीसी है। एसी के अंदर प्लस माइनस फिक्स नहीं होता क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो था साइन वेव। अगर मैं बीच में एक साइन वेव बना दूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एसी को। तो ये डीसी है और ये एसी है। तो डीसी में है ना ये प्लस है और ये माइनस है, फिक्स है। एसी में नहीं है फिक्स, एसी के अंदर फिक्स नहीं है। तो यहां जब भी हम एसी बनाएंगे कभी भी हम प्लस और माइनस नहीं दिखाते। ठीक है, तो जितने भी डिवाइस एसी पे काम करते हैं उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि जो दो प्लग आप यूज करते हो पिन होल, उनमें आप कनेक्शन कैसे करते हो। मान लो बल्ब जलाना है या पंखा जलाना है, आप ऐसे कनेक्शन करो या ऐसे कनेक्शन करो, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम, मतलब दोनों में ही काम करेगा वो। ये नहीं है कि प्लग में ऐसे ही चलाओगे तो ही काम करेगा, उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पड़ता है, तो आप एलईडी यूज करते हो, उसमें एक टांग बड़ी होती है एक टांग छोटी होती है, यूज किया कभी एलईडी, कभी प्रोजेक्ट में यूज किया हो, ग्रीन जो आती है रेड आती है, नहीं। ठीक है, ओके, आगे वापस। हाँ, ओके। पहली बार हमें 20-25 मिनट लगे थे आवाज वापस आने में। ठीक है, अब धीरे धीरे 10-20 सेकंड हो गया है। तो एसी के अंदर हम कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैटर नहीं करता, डीसी में करता है कि प्लस वाले प्लस पे जाएगा, माइनस माइनस पे जाएगा। ठीक है, तो हमारे घर में अब दोनों टाइप के अप्लायंसेस हैं, जो कुछ एसी यूज करते हैं और कुछ डीसी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो इसी पॉइंट से करनी है कि हम दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एसी के अंदर और डीसी के अंदर। हमारे घर में वोल्टेज कितनी आती है,
घर में वोल्टेज कितनी आती है? 220 230 वोल्ट हमारे घर में आती है। करंट कितनी आती है? घर में जो करंट आती है वो कितनी आती है वैसे? लिखा होता कुछ? तो दो टाइप की करंट आती है, एक आती है 5 एम्पियर और एक आती है 16 एम्पियर। 5 6 और एक 16 एम्पियर। 16 एम्पियर पे जो हैवी अप्लायंस है जैसे एसी हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, वो ज्यादातर हीटर जो होते हैं वो इन हैवी अप्लायंस पे काम करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल है बल्ब पंखा वगैरह उसको वो इस पे काम करते हैं। 220 वोल्ट आती है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जो है जहां से हम अपना टॉपिक पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि 220 वोल्ट आ रही है, ठीक है। ये 220 वोल्ट क्या है, एसी है या डीसी है? ठीक है, 220 वोल्ट एसी है या डीसी है? हमारे घर में जो प्लग से वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है। तो 220 वोल्ट एसी होती है या डीसी होती है, पहला क्वेश्चन है। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या होती है? एसी होती है, ठीक है। तो जब जैसे ही बच्चा बोलता है एसी होती है, तो एसी में कंफ्यूजन ये है, घर में जो करंट आती है वो एसी होती है, एसी तो ऐसी है। तो इसमें कौन सी वैल्यू 220 है? ये 220 है, ये 220 है, ये 220 है, कौन सी वैल्यू 220 है? अगर आप बोलोगे टॉप वैल्यू पीक वैल्यू 220 है, वो तो एक ही पॉइंट पे हो रही है ना, यहां से लेके यहां तक जो है सिर्फ एक बार 220 हुई और एक बार होगी -220, ठीक है, दो ही बार तो होगी, बाकी जगह तो वेरी कर रही है वो। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मुझे कांस्टेंट 220 वोल्ट मिल रही है? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 220 है वो इनमें से कोई एक वैल्यू तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां से फिक्स 220 वोल्ट मुझे मिल रही है। और मैं साथ साथ ये भी बोल रहा हूं कि प्लग में ये मैटर नहीं कर रहा कि आप प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, तो ये भी मुझे पता है कि आ तो वैसे एसी रही है। तो कंफ्यूजन ये है कि जो एसी आ रही है 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट इसमें कौन सी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मुझे यही सीखना है कि मैं कैसे पता करूंगा वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास जो है उसका एक पार्ट ये सीखना है कि 220 वोल्ट क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। तो अब हम अगले पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है कि जो एसी वोल्टेज होती है, ठीक है, पहला टॉपिक जो है हमारा एसी वोल्टेज या ईएमएफ। उस एसी वोल्टेज को लिखने का तरीका होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने ड्राइव भी किया अभी, ठीक है। फर्स्ट में हमने यही लिखा था कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, स्मॉल ई लिखो कैपिटल ई लिखो, तो दोनों यूज करते हैं। अच्छा, ई भी यूज कर सकते हैं और वी भी यूज कर सकते हैं, और v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों कभी ये लिखा आता है कभी ये लिखा आता है, तो दोनों चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ये जो है ई नॉट, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और एक वर्ड आता है एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और इस ई को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ बोल देते हैं। वोल्टेज की किसी मोमेंट पे कितनी वैल्यू है, अगर टाइम बदलेगा तो हर टाइम पे ये वैल्यू बदल रही है, पर जो ई नॉट है वो क्या है, फिक्स है। कितना है जो भी क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो एक है ई और एक है ई नॉट। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा के लिए वर्ड आ सकता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई/टी हम यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है वोल्टेज का, तो इस वोल्टेज का ग्राफ कैसा आएगा? आएगा तो साइन वेव ही, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा? साइन वेव ग्राफ आएगा। बट इस साइन वेव में, ठीक है, इस साइन वेव में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हम कि जो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज प्लस ई नॉट, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस ई नॉट। इधर क्या है, वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो जो हमारे घर में डोमेस्टिक सप्लाई में जो वोल्टेज आती है वो इस एक्सप्रेशन से हम डिफाइन करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी
ई नॉट प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों मैक्सिमा और मिनिमा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो 220 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट, इसमें कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है या कुछ और है, चेक करना हमें ये। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। फिर ये चेक करने के लिए कि एवरेज है या नहीं है, हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करनी है चेक करने के लिए। तो मैं वो मैथमेटिक्स कैसे अप्रोच करेंगे वो सीखना है, वहां से स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पेज है, कोई बोले आपको कि बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या बोलोगे आप? सबसे आपने शायद फर्स्ट टाइम 9th और 10th में सीखा था एवरेज निकालना, मीन निकालना। ठीक है, क्या था मीन निकालना? मीन निकालना कैसे था? सबसे सिंपल फॉर्मूला वो था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था फॉर्मूला। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस एवरेज को फिजिक्स में हम ऐसे डिनोट करते हैं, एवरेज, ये एवरेज का सिंबल है। तो मैं जब भी लिखूंगा एवरेज, मीन, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे एवरेज के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी या कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक है वो यही सिंबल यूज करती है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो मीन वर्ड यूज करें, एवरेज वर्ड यूज करें, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है एवरेज का। ठीक, तो अगर ये फॉर्मूला है एवरेज का, तो इस एवरेज को मैं ऐसे भी लेता हूं कि समेशन ऑफ एक्स बाय एन। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज हो सकता है जब वैल्यू अलग अलग हो। अब मान लो आप जो है 40 बच्चे बैठे हैं और बोला 40 बच्चों के कुछ कुछ मार्क्स आए फिजिक्स में, उसका एवरेज निकालो, क्या करोगे? सबका सम कर दिया मार्क्स का और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40, आंसर आ गया। लेकिन यही चीज अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे वोल्टेज के केस में, बोले यहां से लेके यहां तक की एवरेज वोल्टेज निकालो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां से लेके यहां तक कितनी वोल्टेज है? 10 वैल्यू हैं, 20 वैल्यू हैं, 50 वैल्यू है, कितनी वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे? यहाँ तक ये तो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है तो वहां पे मैं समेशन वर्ड यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा? इस समेशन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? इंटीग्रेशन से। ठीक है, एक चीज ये होगी। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है कॉन्टिन्यूस वैल्यूज का, तो वहां पे क्या आएगा? वहां कभी समेशन नहीं आता, वहां पे क्या आता है? इंटीग्रेशन आता है। ठीक, तो अब ये भी एक डायट, जैसे ये फॉर्मूला है बिल्कुल यही है कि मुझे मान लो वैल्यू निकालनी है कि यहां से लेके यहां तक जो है एवरेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहां से लेके यहां तक की जो इंडिविजुअल वोल्टेज थी सबका सम किया, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल गया? एवरेज निकल गया। तो बस ये है कि यहां से लेके यहां तक का टोटल कैसे निकालोगे। ठीक है, यहां से यहां तक का टोटल कैसे निकालोगे, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो किसी भी फंक्शन का जब हमें एवरेज फाइंड करना होता है, कोई भी फंक्शन हो, यहां मैंने x लिखा है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में सीख रहे हैं, तो कोई भी एक फंक्शन है एफ टी, कुछ भी हो सकता है, ये करंट, वोल्टेज, और भी कोई फंक्शन जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, मुझे इसका टोटल निकालना है। देखो बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है टोटल निकालने का, यहां से लेके यहां तक का टोटल निकालना है। ये करंट है, ये टाइम है, टोटल कैसे निकालोगे? इसका एरिया है, ये इंटू ये, मतलब ये वेरिएबल इंटू ये वेरिएबल। अभी वोल्टेज के लिए मान लो कोई फंक्शन था डायरेक्टली, तो क्या करोगे? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, कहां तक? पूरे टाइम तक, जो भी टाइम था, गिवन टाइम 0 से t हो सकता है, ये पूरी वैल्यू आ गई, इसको पूरे टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल गया मेरे पास? उस फंक्शन का एवरेज निकल गया। ठीक है, तो फिजिक्स में, मैथ्स में ये सब सीखोगे आप, ये सब आप मैथ्स में सीखोगे कॉलेज के अंदर। ठीक है, आपने अभी तो क्या आपने नहीं सीखा होगा, वो सीखा प्रोबेबिलिटी वाला? नहीं सीखा ना अभी तो, अभी नहीं आया ना। प्रोबेबिलिटी में जब आओगे तो आप ये सब क्वेश्चंस करोगे, लेकिन आप इसके इजी वर्जन वाले क्वेश्चन करोगे। जब कॉलेज जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो आप यहीं से स्टार्ट कराएंगे आपको एवरेज निकालना, क्योंकि रियल में जो चीजें वो कैसी होती हैं? कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। ये तब है जब 10-12 वैल्यू हो, सॉल्व कर लोगे, वैल्यू बढ़ती रहेंगी, तो फॉर्मूलों की जो अप्रोच है वो धीरे धीरे बदलती रहेगी। अब मुझे एवरेज निकालना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो मेरा आज का है वो क्या है कि मैं इस बारे में कंफ्यूज हूं कि जो 220 वोल्ट आ रही है वो क्या है,
क्योंकि साइन वोल्टेज जो है, वोल्टेज तो ऐसे मतलब हर मोमेंट पे, इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। अगर वोल्टेज हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो एवरेज वैल्यू है या कोई और वैल्यू है, क्या है वो मुझे चेक करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहां से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्टली, और पहला टॉपिक आज का वो हम स्टार्ट करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी। पिछले 8-10 सालों में ये इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे काम का है बस। बट ये है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं विदाउट अप्रोचिंग, ठीक है, जो फंडामेंटल अप्रोच होती है वहां से, तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना पेपर के लिए, वो हम देख लेंगे बाद में। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने लिखा वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे निकालना है ई एवरेज। क्या निकालना है, ई एवरेज। जिस भी फंक्शन का एवरेज निकालना है वो यहां पे आएगा, बाकी सेम फंक्शन। तो यहां एफ टी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ई से। तो क्या आएगा, यहां था इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, तो यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। कहां से कहां तक ये नहीं पता मुझे, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, वो मैं देख लेता हूं अभी, कि अगर ये साइन वेव है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स बोलती है वैसे, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालूंगा एवरेज, तो टोटल जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी, यहां से लेके यहां तक का एरिया प्लस आएगा, ऊपर है, यहां से लेकर तक एरिया क्या आएगा, नीचे माइनस का, ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का, टोटल निकालोगे जीरो ही आएगा। बिना आंख बंद करके हम बोल सकते हैं क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी हम प्रूफ करेंगे वैसे, बट आएगा क्या, जीरो आएगा। ठीक है, तो मेरे लिए पूरा निकालने का फायदा नहीं है, तो मुझे पता वो जीरो ही आना है। तो मैंने क्या किया, ट्राई करने के लिए अभी यहां से लेके यहां तक का निकाल दिया। ये कितना टाइम है यहां तक, ये जीरो है, ये कितना होगा, t/2। तो मैंने क्या लिमिट ली, जीरो से t/2, और टाइम की लिमिट क्या आएगी, जीरो से t/2। ठीक है, इतना क्लियर है। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से t/2, और डी टी का तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ये आएगा टी, लिमिट है जीरो से t/2। तो क्या आएगा, ई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से t/2, और ये आएगा t/2 माइनस जीरो, और क्या बचा, t/2। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है आगे। हालांकि इस चैप्टर में बोर्ड में बहुत ज़्यादा हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, लेकिन दो तीन चार डेरिवेशन है जहां आती हैं, हम उनके रिजल्ट्स ध्यान रख सकते हैं। पेपर में अगर डेरिवेशंस आती हैं तो वहां पे हमें मैथमेटिकली सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने ही नहीं है, हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला का जो रिजल्ट आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम सारे इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन पेपर में आपको एक भी नहीं करना, जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट यूज़ करके पुट कर दो। ठीक है, तो मैं साइड में कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, वो हमें यहां नहीं करना, मेन डेरिवेशन के अंदर। तो मुझे इसका सॉल्व करना है, क्या करना है मुझे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, जीरो से t/2 तक। फॉर्मूला ये होता है वैसे, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन के एक्स का, वो होता है माइनस कॉस के एक्स और डिवाइड बाय के। डेरिवेटिव में कांस्टेंट आगे आता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक है, और माइनस बाहर आ गया, ठीक है, ओमेगा बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, कॉस ओमेगा, ओमेगा वैसे क्या होता है, 2π/t इंटू टी, और लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से 2π तक। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, 2π/t, तो ये क्या आएगा, t/2π, पहले t/2 पुट किया, तो cos 2π/t
इंटू टी बाय टू माइनस कॉस जीरो, सब जीरो हो जाएगा, तो माइनस का टी बाय टू पाई, क्या बचेगा, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, कॉस पाई कितना होता है -1, -1, क्या आएगा -2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया सिर्फ, क्या आ गया सिर्फ टी बाय पाई। तो ये मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, मुझे ये करके दिखाना ही नहीं है, तो मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ई नॉट कितना आया ये टी बाय पाई, और ये कितना आया, तो क्या कटेगा, टी से टी कट गया, और ये आएगा 2 ऊपर आएगा, है ना, तो 2 ई नॉट बाय पाई, ठीक है। पाई कितना होता है, ये क्या निकला है, ये क्या निकला है, ये निकला है ई एवरेज, कितने टाइम का, 0 से t/2, इसको बोलते हैं हम हाफ साइकिल, HC मतलब हाफ साइकिल, आधे साइकिल का जो एवरेज वैल्यू निकली 2/π E0, ठीक है। तो 2/π E0 निकली है, पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई कितना होता है 3.14 E0, डिवाइड करोगे ये आता है प्लस आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ E0, कितना आएगा ये 0.637 टाइम्स ऑफ E0, ये एवरेज वैल्यू आ गई पहले हाफ की। अब सोचो अगर मैं नेक्स्ट हाफ की निकालूं, नेक्स्ट हाफ कितना होगा, पहला हाफ कहां से कहां तक है, पहला हाफ कहां से कहां तक है, पहला हाफ जो है वो यहां से लेके यहां तक है, अगला हाफ कितना आएगा, नहीं अगला आएगा t/2 से लेके t तक, क्या आएगा t/2 से लेके t तक, वो नीचे है तो अपने आप क्या आएगा, वो माइनस का आएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं डायरेक्टली यहां पे सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं निकालूं ई एवरेज कहां से कहां तक, t/2 से t तक, नेक्स्ट हाफ साइकिल, NHC, NHC मतलब नेक्स्ट हाफ साइकिल, वो पहला हाफ साइकिल था, तो इसका मतलब होगा ई डी टी, t/2 से t, नीचे डी टी, t/2 से t, सॉल्व करोगे सेम आएगा, बस माइनस का आएगा, और माइनस का 0.637 टाइम्स ऑफ E0, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो एक बार सोच के, अगर हम उसी का 0 से t डायरेक्ट करते, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, मैंने वहां कितना किया था 0 से t/2 किया था, अगर मैं फुल करता तो क्या आता, ऐड कर दूं, -1/ओमेगा बाहर आएगा, अंदर आएगा इसका इंटीग्रेशन cos 2π/t, 2π, अभी क्या हमने पीछे t लिमिट 0 से t है, तो -1/ओमेगा, t पुट करो क्या आएगा, इंटू टी माइनस कॉस 0, टी कैंसिल, cos 2π होता है 1, ये 1, 0 आ गया, तो फुल साइकिल तो 0 आना ही है, हमने प्रूफ भी कर दिया, लेकिन मुझे पता है पहले से ही कि ऊपर प्लस हाफ का प्लस नीचे का माइनस सिमेट्रिक है, तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो माइनस का आ रहा ही है, तो एंड फॉर फुल साइकिल क्या होगा, फुल साइकिल के लिए पहले हाफ का प्लस में है, अगले हाफ का माइनस में है, तो ई एवरेज जो आएगा वो आएगा ई एवरेज हाफ साइकिल, ई एवरेज नेक्स्ट हाफ साइकिल, और बाय 2, दोनों वैल्यूज सेम है, तो कट के कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से अब मेरे काम का पेपर के लिए, बोर्ड के लिए जो काम की चीज है वो सिर्फ इतनी सी है, ई एवरेज जो आता है कितना आता है, वो आता है 0.637 टाइम्स ऑफ E0, अगर t कहां से कहां तक है 0 से t/2, माइनस का 0.637 टाइम्स ऑफ E0 अगर t कहां से कहां तक है t/2 से t तक, और 0 अगर t कहां से कहां तक है
0 से t तक। तो मेरे लिए सिर्फ इतनी सी चीज काम की है बोर्ड के लिए, बाकी जो मैंने सारा किया है वो भूल जाओ। ठीक है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है। बाय चांस किस्मत खराब रही तो आएगा। ठीक है। बट ये पिछले 10 सालों में पूछा नहीं गया है कि ड्राइव करके दिखाओ, बस ये पूछते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालो कितनी होती है किसी भी एक इक्वेशन की, वो भी हम देखते हैं। समझ में आया ये? तो सिर्फ इतनी सी चीज हमारे काम की है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। अब सेम चीज, पूरा ये सेम चीज मैं रिपीट कर सकता हूं किसके लिए? करंट के लिए। तो इसमें क्या होगा, यहां पे आई का एक्सप्रेशन क्या होगा, वहां ई था, यहां पे क्या आ गया, आई आ गया। तो अब हम ये नहीं कर रहे हैं, तुम खुद से कर लोगे, कर सकते हो, डेरिवेशन खुद से कर लोगे। हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई एवरेज का क्या आएगा, प्लस का 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। कब? जब टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से t/2 तक। माइनस का 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। कब? जब टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक है, t/2 से लेके t तक। और 0 कब? जब टाइम की वैल्यू 0 से t तक है। सेम वैल्यू किसके लिए आ गई, करंट की, और सेम किसकी आती है, वोल्टेज की। ठीक है। तो हमने भी पहला पार्ट सीखा है, एवरेज निकालते कैसे हैं। सेम एवरेज निकालने का एक तरीका और होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर दोनों को रिलेट करेंगे। अगर मैं इसको ग्राफ पे समझाऊं कि जो मैंने निकाला है इसका क्या मतलब है, इस चीज का ग्राफ पे क्या मतलब है। ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। अब ज्यादा हो गया, छोड़ो, यही बनेगा। ठीक है। तो अब यहां देखो, वैल्यू जो आई है पहले हाफ साइकिल में, प्लस वैल्यू आई है। देखो ये जो वैल्यू है, ये जो टॉप वैल्यू है, ये है आई नॉट। अब मैं करंट की बता रहा हूं। और ये कितनी है, माइनस आई नॉट। ये 0.637 टाइम्स। तो 0.6 कहां लाई करेगा, 0.6 कहां, मिड से थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा। ये एवरेज वैल्यू है पहले हाफ साइकिल की। और अगले हाफ में क्या आएगी, सेम वैल्यू लेकिन माइनस। तो पहले हाफ की कांस्टेंट चल रही है, अगले हाफ की भी कांस्टेंट माइनस में है, और टोटल कितना आ रहा है, 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फुल साइकिल। फुल साइकिल कितनी आती है, 0। तो मतलब 220 वोल्ट एवरेज वैल्यू तो नहीं है, 220 एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बोले कि मुझे जो है क्या करना है, करंट और वोल्टेज मेजर करनी है। ठीक है। और एसी वोल्टेज आ रही है, और एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए मैंने डीसी एमीटर और वोल्टमीटर यूज कर लिया। तो क्या डीसी एमीटर और वोल्टमीटर इस एसी को मेजर कर पाएगा, डीसी एमीटर और वोल्टमीटर इस एसी को मेजर कर पाएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है। जो डीसी डिवाइसेस होते हैं वो मेजर करते हैं एवरेज वैल्यू। एसी का एवरेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0। तो अगर आपने एसी मेजर करने के लिए डीसी यूज कर लिया तो पॉइंटर हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा, वो मेजर नहीं कर सकता। तो इन डिवाइसेस के लिए या इनको मेजर करने के लिए एसी डिवाइसेस चाहिए, डीसी के लिए डीसी, एसी के लिए एसी। ठीक है। क्वेश्चन ये बाद में पूछते हैं, क्वेश्चन है जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो भी आप एक्सपेरिमेंट मेजर करोगे तो वहां पे आपके पास क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे बता नहीं पाते पेपर के अंदर। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू 5 साइन 314 टी 314 V दे रखा है ये, और ये वोल्ट में है, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। पहले हाफ साइकिल के लिए और दूसरे हाफ के लिए आपको क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बताओ अब इस क्वेश्चन के अंदर मान लो मुझे निकालना आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। पहला हाफ साइकिल क्या आएगा, वो आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ, मैं आई क्यों यूज कर रहा हूं, ई एवरेज या वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना आएगा, 0.637 टाइम्स ऑफ ई नोट, यही आएगा। अगर पहले हाफ की बात करेंगे तो 0.637 टाइम्स ऑफ कितनी है पीक वैल्यू, इस क्वेश्चन में पीक वैल्यू है +5, करो मल्टीप्लाई, 35 5 3 15 3 18 8 1 5 6 30 और 1 31, तो 3.185 वोल्ट पहले हाफ साइकिल की। नेक्स्ट हाफ में कितनी आएगी, सेम वैल्यू लेकिन माइनस की, और ई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना आएगा, वो तो डायरेक्टली कितना आता है, 0 आता है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो हमने आज क्या सीखा, सिर्फ एवरेज निकालना सीखा है, और मुझे ये तो पता लग गया कि जो 220 वोल्ट आ रही है वो एवरेज तो नहीं होगी, एवरेज कितनी आ रही है, 0 आ रही है, कुछ और है वो, ठीक है। तो कुछ और क्या है वो सीखना है, वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक हल्की सी सिखा रहा हूं, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया, 5 मिनट और लूंगा मैं। एक फंक्शन हमारे पास आता है, एक मतलब मैथ्स में फॉर्मूला आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आती है, ये आपने पढ़ा 11th क्लास के अंदर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी सिर्फ मैथमेटिकली सीख रहे हैं, मतलब स्क्वायर करो, मीन निकालो, रूट ले लो, उल्टा ही करते हैं। मतलब जिस भी चीज की आपको आरएमएस निकालनी है उसका स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला, उसका रूट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है 1 2 3 इन 3 नंबर की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। वो बोला है स्क्वायर का मीन निकालना है, मतलब इनका नहीं निकालना मीन, इनका स्क्वायर करो पहले फिर मीन निकालना है। तो तीनों का स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। 3 नंबर का मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर क्या लेना है, क्या आएगा, 9 4 13 और 1 14/3 आरएमएस वैल्यू आ गई, क्या आ गई, आरएमएस वैल्यू। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। बताओ ऐसे ही 234 की आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, 29/3 है ना, ये आरएमएस वैल्यू है ना। इसका स्क्वायर 16 और 9 25 और 4 29/3 आरएमएस वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कोई अगर हमारे पास फंक्शन आता है, ऐसे रैंडम फंक्शन आता है नंबर, तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपने 10th क्लास में सीखा है मीन, मीडियन, मोड। कोई आपसे पूछे जब हमारा मीन से काम चल रहा था तो हमने मीडियन क्यों निकाला, मीन मीडियन मोड तीनों के लिए नाम आता है कि दे आर सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब तीनों ही काइंड ऑफ एवरेज हैं, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। तो जब मेरा काम मीन से चल रहा था तो मुझे मीडियन और मोड क्यों चाहिए, ठीक है। तो 10th क्लास में ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता कि क्यों चाहिए, ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा। अब आप 11th क्लास में आ गए हो तो अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है। 12th में आ गए हो, ठीक है,
ठीक है, एक तो बच्चे ना ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई साहब ऐसा 11th कैसे बोल दिया, एक तो इतनी मुश्किल से पास हुई है ना और ऊपर से बोलो 11th में हो ना, ठीक है 12th में हो, 11 12 ठीक है सेम ही चलता है, ठीक है। हाँ, तो 11 12 के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि तीन क्यों निकाले, मीन मीडियन मोड, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि है ये सब फिजिक्स ही है, जितना भी आप स्टैट्स पढ़ते हो वो सारा जो मेन पर्पस है वो सब फिजिक्स में आ जाता है उसका सब, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज करते हैं इसका। ओके, इतना ही करते हैं हम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, ओके बाय बाय। ओके।